हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इवोल्यूशन का जो बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस से शुरू करेंगे। ये पार्ट 3 आज जो है पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस क्या है कि द स्पीसीज रेस्ट्रिक्टेड टू द सेम एरिया हैविंग यूनिक फीचर, यानी जो स्पीसीज रेसेस जो है एक लिमिटेड एरिया में रहती हैं तो उनमें यूनिक फीचर पाया जाता है, और जो लॉन्ग टर्म डिफरेंट रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं वो अपने जो है पेरेंटल एंसिस्टर से सिमिलरिटीज रखते हैं। अब हम इसमें आप लोगों को बता दें कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का जो है सबसे अच्छा उदाहरण जो है लंग फिश है। लंग फिश ये डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन लंग फिशेस जो है वो डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के जो है वो एग्जाम्पल हैं। और रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो प्रोटोथीरिया के एनिमल हैं जो रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन में एक निश्चित एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन वो एक निश्चित एरिया में वो रहते, इंडेमिक होते हैं, उस एरिया में ही केवल वो पाए जाते हैं। जैसे प्रोटोथीरियन है, प्रोटोथीरियन एंड मेटाथीरियन। प्रोटोथीरियन में आपका जो एकिडना आएगा, डकबिल प्लेटिपस, क्रिस्टेशियस पीरियड के पहले ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ज्वाइंट थे क्रिस्टेशियस पीरियड के पहले, और दोनों जगह जो है प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया के एनिमल पाए जाते थे, यानी मार्सुपियल पाए जाते थे। लेकिन क्रिस्टेशियस पीरियड के दौरान कार्निवोरस मैमल के ओरिजिन होने से पहले ही ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट एशिया कॉन्टिनेंट से सेपरेट हो गया, अलग हो गया, बीच में जो है समुद्र आ गया, ओशन आ गया, और जो कार्निवोरस मैमल थे, यूथेरियन थे, वो केवल जो एशिया महाद्वीप में आ गए, और यहाँ के जो मार्सुपियल्स थे, प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया के एनिमल थे, उनको जो है कार्निवोरस से मारकर खा गए। तो इसलिए एशिया महाद्वीप में ये प्रोटोथीरियन और मेटाथीरियन के एनिमल नहीं पाए जाते हैं। वो लिमिटेड एरिया केवल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही मार्सुपियल पाए जाते हैं। अब अगला हम जो है आप लोगों को जो है बताएंगे एडाप्टिव रेडिएशन के बारे में। एडाप्टिव रेडिएशन किसी सिंगल पॉइंट से डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में या डिफरेंट एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन किसी ऑर्गेनिज्म का होता है तो उसको हम एडाप्टिव रेडिएशन कहते हैं। एक कॉमन पॉइंट से, एक कॉमन एंसेस्टर से डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम एडाप्टिव रेडिएशन कहते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो डार्विन फिंचेज हैं। डार्विन फिंचेज ये गैलपेगो द्वीप, गैलपेगो
द्वीप पर पाए जाते हैं, वहाँ ऐसे कई छोटे छोटे द्वीप होते हैं जहाँ का वो क्लाइमेटिक कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन बहुत डिफर करता है। वहाँ जो डार्विन की फिंचेस एक प्रकार की बर्ड्स हैं, तो ये सारे बर्ड्स जो है वो ग्रेन पर रहते थे, यानी ग्रेन जो है गर्नीबोरस से, यानी ग्रेन को खाते थे, ईटिंग ग्रेन। लेकिन बाद में चल करके इनके अंदर जो एडाप्टेशन हुआ और इनमें जो है कई वेराइटीज जो है अपने जो है बीक को जो है चेंज करके जो है वो इंसेक्टिवोरस भी हो गए। तो ये जो एडाप्टिव रेडिएशन का जो है सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो डार्विन की फिंचेस होती हैं। अब दूसरा है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ये जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं, ये एक कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिनेट होकर के वो डिफरेंट टाइप के जो है मार्सुपियल्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, जो कि जो है एडाप्टिव रेडिएशन का जो है एग्जाम्पल देते हैं। इसी तरह से जो है प्लेसेंटल मैमल्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। प्लेसेंटल मैमल्स ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं और ये इन्हीं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल से ही मिलते जुलते जो है सेम कॉन्टिनेंटल जोन में पाए जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप के स्पीसीज जो है सेम कॉन्टिनेंटल जोन में पाए जाते हैं। तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को दर्शाता है। जैसे प्लेसेंटल ओल्फ जो मैमल है, प्लेसेंटल ओल्फ, और ये सेम मिलता जुलता जो है वो मार्सुपियल ओस जो तस्मानिया ओल्फ है, तस्मानिया ओल्फ, इससे जो है वो मिलता जुलता है और सेम रीजन में ऑस्ट्रेलिया में ये पाए जाते हैं। इसी तरह से मोल है, प्लेसेंटल मोल और मार्सुपियल मोल। इसी तरह से जो है माउस है, प्लेसेंटल माउस और मार्सुपियल माउस। तो ये मार्सुपियल आप लोगों को समझ में आता होगा। ये मार्सुपियल जो है ये जो ऑस्ट्रेलियन कंगारू होते हैं उनकी जो है वो एक थैली जो है एब्डोमेन रीजन में पाई जाती है जिसे हम मार्सुपियम कहते हैं। उसमें अपने जो है कम डेवलप्ड जो है वो बच्चे को ले करके जो है उसमें ले करके घूमते रहते हैं। उन्हीं के नाम पर ये मार्सुपियम पड़ा ही है। अब ये एडाप्टिव रेडिएशन बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस के बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे डार्विन थ्योरी के बारे में, इवोल्यूशन थ्योरी के बारे में। अभी तक हम लोगों ने एविडेंस के बारे में देखा और एविडेंस से हमें पता चल ही गया कि इवोल्यूशन हुआ है। इवोल्यूशन चूंकि बहुत धीमी गति से होने वाली स्लो स्पीड जो है प्रक्रिया होती है, इसको होने में लगभग मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। अब ये तो कंफर्म हो ही गया कि इवोल्यूशन हुआ है। हम जो है एविडेंसेस को देख करके जो है ये कंफर्म हो चुके हैं कि इवोल्यूशन हुआ है। लेकिन अब ये देखना है कि इवोल्यूशन हुआ कैसे, किस तरह से इवोल्यूशन हुआ, किस तरह से ऑर्गेनिज्म में चेंजिंग आती है, उनके कैरेक्टर कैसे बदलते हैं और नई स्पीसीज कैसे बनती है। तो इसको जानने के लिए तमाम जो है बायोलॉजिस्ट ने और नेचुरलिस्ट ने जो है अपना थ्योरी दिया है। तो उसमें जो सबसे फेमस थ्योरी है जो आप लोगों के सिलेबस में भी है, डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अब इस डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विनिज्म इसको कहते हैं। डार्विन एक इंग्लिश
नेचुरलिस्ट थे वो, और उनको जो है एक बार वर्ल्ड सर्वे के लिए जो है मौका मिला था, तो उन्होंने एक बीगल नामक शिप पर जो है लगभग जो है समुद्र के, ओशन के किनारे जितने भी द्वीप थे कॉन्टिनेंट के जो है, उनको उन्होंने स्टडी करके वहाँ की क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है, कैसे वहाँ ऑर्गेनिज्म है, ये सब देख करके उन्होंने अपना डाटा तैयार किया। फिर उनके ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टर कैसे हैं, वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे हैं, ये सब रख करके डाटा कंप्लीट किया। और उसी समय जो है वो माल्थस का प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन निकला था। माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन पर प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जो है माल्थस के द्वारा दिया गया था। माल्थस प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन माल्थस के द्वारा, और वालेस एक वैज्ञानिक थे, इन दोनों, वालेस का कहना था कि प्रत्येक ईच वेराइटीज में अपने कैरेक्टर के चेंज होने की जो है टेंडेंसी होती है। फिर से सुन लें आप लोग कि प्रत्येक वेराइटीज में, ईच वेराइटीज में ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने को चेंज कर जाए। और माल्थस और वालेस के जो चार्ट उन्होंने दिया, उसके आधार पर डार्विन ने इवोल्यूशन का जो थ्योरी दिया, उसको उन्होंने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सलेक्शन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सलेक्शन, ये उन्होंने अपनी जो है बुक को पब्लिश कराया 1859 में। इसमें उन्होंने इवोल्यूशन का जो अपना सिद्धांत दिया, उसमें बताया कि स्पीसीज की उत्पत्ति, ओरिजिन बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा होता है। और ये जो नेचुरल सिलेक्शन का जो उनका थ्योरी है, ये इसको अध्ययन करने के लिए हम निम्न स्टेप में चलते हैं। पहला है इनॉर्मस फर्टिलिटी पावर, इनॉर्मस फर्टिलिटी पावर, यानी कि जो भी नेचर के ऑर्गेनिज्म हैं, अगर उनको रिसोर्सेज मिलते हैं तो उनमें फर्टिलिटी की, यानी अपनी ऑफस्प्रिंग जनरेट करने की बहुत ज़्यादा पावर होता है। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं कि सबसे कम जो रिप्रोडक्शन रेट है वो एलिफेंट का होता है, और एलिफेंट जो है का एक कपल जो है अपने लाइफ टाइम में केवल 6 चाइल्ड को जो है वो बर्थ देता है। तो अगर ऐसे ही अगर जो जोड़ा जाए तो लगभग 750 ईयर्स में एक ही कपल से जो है मिलियंस ऑफ एलिफेंट तैयार हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से जो है ओशन में जो ओइस्टर होता है वो ड्यूरिंग ब्रीडिंग पीरियड एक बार में मिलियंस ऑफ एग देता है। अगर जो उसके सारे एग सरवाइव कर जाएं तो हम जानते हैं कि केवल ओइस्टर से ही पूरा ओशन जो है भर जाएगा, फुल कर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट बनी रहती है। और इस कांस्टेंट बनने का जो रीज़न है वो है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर
एग्जिस्टेंस, यानी कि हर ऑर्गेनिज्म को नेचर में रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, और ये स्ट्रगल जो है फॉर फूड हो सकता है, फॉर शेल्टर हो सकता है, और फॉर रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो ये जो स्ट्रगल होता है वो 3 तरह का होता है। इंट्रा स्पेसिफिक, पहला है इंट्रा स्पेसिफिक, दूसरा है इंटर स्पेसिफिक, और तीसरा है इन्वायरमेंटल। ये 3 तरह का स्ट्रगल होता है। सबसे खतरनाक, जो सबसे डेंजरस जो स्ट्रगल होता है वो इंट्रा स्पेसिफिक होता है, जब एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच जो स्ट्रगल हो, जैसे ह्यूमन के बीच स्ट्रगल हो, डॉग के बीच स्ट्रगल हो, कैट के बीच स्ट्रगल हो, तो यानी सेम रेसेस के इंडिविजुअल के बीच जब स्ट्रगल होता है तो सबसे ज़्यादा जो है वो डेंजरस होता है, क्योंकि इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो सेम होती है, चाहे वो फूड के लिए हो, चाहे शेल्टर के लिए हो, चाहे जो है रिप्रोडक्शन के लिए हो। तो इस स्ट्रगल में वो मारे जाते हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है। इंटर स्पेसिफिक जब 2 रेसेस के बीच, यानी 2 स्पीसीज के बीच जो स्ट्रगल होता है, जैसे डॉग और कैट के बीच स्ट्रगल हो जाए, डॉग और ह्यूमन के बीच स्ट्रगल हो जाए, तो इसको जो है इंटर स्पेसिफिक रेसेस कहते हैं। और इन्वायरमेंटल फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है जो इन्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है। जैसे कहीं अर्थक्वेक आ जाए, पूरी की पूरी जो है पॉपुलेशन जो है डैमेज हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, कुछ ही बच पाएंगे। वोल्केनिक एक्टिविटीज हो जाए, ड्राट आ जाए, कोल्ड बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ये जो नेचुरल कैलामाइट है, इसके नाते जो है वो पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाता है। तो ये जो है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है। अब उसके बाद जो है आता है वेरिएशन। हम जानते हैं एक ही पेरेंट की सभी ऑफस्प्रिंग, यहाँ तक कि ब्रदर सिस्टर, ब्रदर यूनिफॉर्म नहीं होते हैं, एक जैसे नहीं होते, उनमें कुछ न कुछ डिफरेंट जरूर होता है। ये वेरिएशन है। एक ही स्पीसीज के 2 इंडिविजुअल कभी एक तरह के दिखाई नहीं देते हैं, बस ओनली एक्सेप्शनल आइडेंटिकल ट्विन। तो ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन कैसे होता है? ये मियोटिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो है, जो हाफ क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम फादर, हाफ क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम मदर, they change their character, and the crossing over takes place during meiotic prophase first Pachytene stage. The exchange of non-sister chromatids is known as crossing over. तो इससे भी वेरिएशन आता है, और ये वेरिएशन ही आगे चल करके, अब इस वेरिएशन जो होता है, ये वेरिएशन इनको एनवायरनमेंट के प्रति एडॉप्ट करता है, यानी जिनके अंदर जो है गुड कैरेक्टर होते हैं, इन्वायरमेंट के लिए जो है एडाप्टिव होते हैं, जो इन्वायरमेंट के कंडीशन को जो है अच्छे तरीके से स्ट्रगल कर लेते हैं, तो उनका सिलेक्शन होता है। यानी कि हमारा नेचर क्या करता है? हमारा नेचर जो है, जो गुड क्वालिटी, यानी कि जो कैरेक्टर के नाते कोई ऑर्गेनिज्म जो है
की फिटनेस जो है इन्वायरमेंट के प्रति बढ़ जाती है और वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस करके अपनी ऑफ स्प्रिंग की जो है संख्या जो है बढ़ाते चले जाते हैं, यानी सरवाइव कर जाते हैं। और ये जो गुड कैरेक्टर है उनके जो है पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन उनमें इनहेरिटेड होती जाती है। अब इसमें भी अंतर आता है कि ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन जो है वो जर्मिनल वेरिएशन हो सकता है और सोमैटिक वेरिएशन होता है। तो जो वेरिएशन सोमैटिक होगा वो तो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा, लेकिन जो जर्मिनल वेरिएशन होगा यानी जो जर्म प्लाज में चेंजिंग आएगी वो नेक्स्ट जनरेशन को कैरेक्टर जाएगा। अब जितने भी ये यूजफुल कैरेक्टर होते हैं जो ऑर्गेनिज्म को स्ट्रगल में हेल्प करते हैं, ऐसे ही ऑर्गेनिज्म की संख्या नेक्स्ट जनरेशन में बढ़ती जाती है और जो अनेबल होते हैं उनको नेचर जो है डिस्ट्रक्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। इसको हार्वर्ड स्पेंसर ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा था। हार्वर्ड स्पेंसर ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा था और इसी को डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन कहा था। इसी को डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन कहा था। अब ये जो वेरिएशन, डार्विन ने जो वेरिएशन को बताया तो उन्होंने ये बताया कि स्मॉल वेरिएशन जनरेशन टू जनरेशन स्पेसिएशन के लिए, स्पेसिएशन मतलब न्यू स्पीसीज डेवलपमेंट, स्पेसिएशन का मतलब हुआ न्यू स्पीसीज डेवलपमेंट। तो न्यू स्पीसीज डेवलपमेंट के लिए ये जो स्मॉल वेरिएशन है वो जनरेशन टू जनरेशन एक्यूमुलेट होते जाते हैं आप स्प्रिंग में और फ्यूचर में चल करके उससे जो है नई स्पीसीज का डेवलपमेंट होता है। लेकिन कभी कभी नेचर में अचानक कोई, ये तो कंटिन्यूअस वेरिएशन हो गया, जो स्मॉल वेरिएशन जो है स्लोली चेंज करता है वो तो कंटिन्यूअस वेरिएशन हो गया। और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन में अचानक एट वंस सडन ऑर्गेनिज्म में किसी कैरेक्टर में चेंजिंग हो जाता है तो इसको डार्विन ने स्पोर्ट कहा था। डार्विन ने सडन अचानक डिसकंटिन्यूअस चेंजिंग को स्पोर्ट कहा और इसी को ह्यूगो डी वेरीज ने म्यूटेशन कहा। तो डार्विन ने इसे स्पोर्ट कहा और ह्यूगो डी वेरीज ने इसे म्यूटेशन कहा। तो अब डार्विन ने अपने एग्जाम्पल में जो नेचुरल सिलेक्शन का कई उदाहरण तो उसने दिया, लेकिन मैं 2-3 उदाहरण आप लोगों को समझा देता हूँ। पहला उदाहरण तो उन्होंने अफ्रीकन जिराफ का दिया और डार्विन ने यह बताया कि जो जिराफों के एंसिस्टर थे उसमें कुछ जिराफ की गर्दन स्मॉल थी, 4 लिम्ब स्मॉल था और सम जिराफ के नेक जो है वो लॉन्ग थे और उनके जो 4 लिम्ब थे वो भी लॉन्ग थे। तो इस प्रकार जो है जब इन्वायरमेंटल कंडीशन कुछ फ्लक्चुएट किया और स्ट्रगल के दौरान वो ग्रासेस जो है अर्थ पर कम पड़ने लगी तो फूड के सर्च में जो लॉन्ग नेक वाले और लॉन्ग 4 लिम्ब वाले वो जिराफ थे वो तो जो है ट्री के जो है लीव्स को जो है वो खा लिए, लेकिन जो शॉर्ट नेक और शॉर्ट लेग्स वाले जिराफ थे वो नहीं खा पाए और भूख से, यानी कि इन द लैक ऑफ फूड दे आर डाइड।
यानी भोजन के अभाव में उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार जो है उनका सिलेक्शन हुआ। दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों को हम दे दें इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म का। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म का उदाहरण जो है वो डार्विन ने दिया था। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, इंडस्ट्रियल इसमें डार्विन ने बताया कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तो एटमॉस्फेयर एकदम वाइट था, पॉल्यूटेड नहीं था। तो जो मौत की वैरायटीज थी वो एक वाइट थी और दूसरी ब्लैक थी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले चूंकि जो पेड़ों पर जो लाइकेन थे ट्री पर वो वाइट थे, तो उसमें जो है जा करके ये मॉथ जो है वाइट वाले छिप जाते थे और उनको जो है जो प्रीडेटर थे वो पहचान नहीं पाते थे, इनको खा नहीं पाते थे, शिकार नहीं कर पाते थे, प्रेइंग नहीं कर पाते थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो एटमॉस्फेयर ब्लैक होना शुरू हुआ उनके स्मोक से। तो ये जो लाइकेन काले उन पर जो डस्ट और राख जो है जम गया, काले पड़ गए। तो उसमें जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले ब्लैक वालों की संख्या ज़्यादा थी, वाइट वाले नहीं थे, बहुत कम बच गए थे। लेकिन जो ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और वो जो है ब्लैकिश जो है ये लाइकेन जो है जो ट्री के ऊपर थे, तो उस पर ब्लैक वाले जा कर के हाइड कर जाते थे, छिप जाते थे, यानी उनको प्रीडेटर पहचान नहीं पाते थे और वाइट वाले आसानी से पहचान कर लिए जाते थे। तो इसलिए जो है वाइट वालों ब्लैक वालों की संख्या बढ़ गई और वाइट वालों की संख्या कम हो गई। यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले ब्लैक की संख्या ज़्यादा थी, नहीं गलत बोल गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले जो है वो वाइट वाले छिप जाते थे और ब्लैक वाले को प्रीडेटर खा जाते थे, तो वाइट वालों की संख्या ज़्यादा हो गई। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो ब्लैक वाले छिप जाते थे, ब्लैक कलर में ब्लैक छिप जाता था और वाइट वाले आसानी से दिखाई देते थे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद वाइट वाले को जो है प्रीडेटर जो है वो खा गए। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन मिलेनिज्म का जो है एक सबसे बेस्ट उदाहरण है। दूसरा उदाहरण हम आप लोगों को रेजिस्टेंट फ्रॉम इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स। बार बार इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज करने से जो पैथोजेंस होते हैं उनकी जो रेजिस्टेंट पावर है वो बढ़ जाता है। पहले डीडीटी का छिड़काव होता था तो डीडी मच्छर जो है वो भाग जाते थे, या ये हम लोग अब भी जो है देखते हैं कि जो हम लोग जो है मॉस्किटो रिपेलिंग क्रीम और चाहे जो है कॉयल वो करते हैं, तो वो पहले जो मॉस्किटो भाग जाते थे लेकिन अब वो उनके प्रति रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं। तो ये भी जो है एक नेचुरल सिलेक्शन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार हमने जो है डार्विन थ्योरी और डार्विन थ्योरी के जो है कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के सामने हमने दिया। अब अगला हम डिस्कस करेंगे
म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। उसमें ये म्यूटेशन थ्योरी, हार्डी वेनवर्ज लॉ और वो मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। धन्यवाद।